हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर करने जा रहे हैं। वन शॉट रिवीजन करने जा रहे हैं इस महत्वपूर्ण चैप्टर का, और वो है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का ये महत्वपूर्ण चैप्टर जो आपके आने वाले परीक्षाओं में बहुत मदद करने वाला है, तो इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। डिटेल में देखते हैं कि सत्ता के कौन से नए वैकल्पिक केंद्र बने, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर्स कौन कौन से बने, विशेष करके शीत युद्ध के बाद, और ज्यादातर बात शीत युद्ध के बाद ही होगी, और उस बनने वाले और शीत युद्ध के दौरान भी ये सेंटर्स तेजी से उभर रहे थे। तो एक तो हमने देखा था कि शीत युद्ध में दो महाशक्तियां आपस में लड़ रही थी, सोवियत संघ और अमेरिका। इसके साथ साथ एक गुट निरपेक्ष आंदोलन भी चल रहा था, लेकिन गुट निरपेक्ष आंदोलन कोई शक्ति का केंद्र नहीं था। लेकिन कुछ ऐसे भी संस्थाएं थी, ऑर्गेनाइजेशंस थे जो धीरे धीरे बढ़ रहे थे, या देश थे जो धीरे धीरे बढ़ रहे थे, और विशेष करके शीत युद्ध के बाद वो भी एक शक्ति के केंद्र के रूप में उभर कर बाहर आए। तो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र बने, अल्टरनेट सेंटर्स ऑफ पावर बने, यानी कि कोई ऐसे पावर जो पहले नहीं थे लेकिन विकल्प के रूप में उभर के सामने आए। तो आइए आज की इस कक्षा में इन्हीं अल्टरनेट सेंटर्स ऑफ पावर के बारे में बात करते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम बात करें तो अल्टरनेट सेंटर्स ऑफ पावर की बात हो क्यों रही है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि शीत युद्ध 1990-91 में लगभग समाप्त हो गया, और वो समाप्त हुआ किसके साथ? सोवियत संघ के विघटन के साथ। सोवियत संघ क्या हुआ? विघटित हो गया। शीत युद्ध वाले चैप्टर में हमने देखा कि जब मिखाइल गोर्बाचेव ने वहां उदारवादी नीतियां अपनाई, उसके बाद जो सोवियत संघ के अलग अलग देश थे वो बिखरने लगे, 15 जो राष्ट्र मिलकर बने हुए थे वो अलग होने लगे, और अमेरिका अपने आप में एक सुपर पावर बनकर उभरा, एक महाशक्ति बनकर उभरा, जो बहुत दिनों तक एकाधिपत्य उसका चलता रहा। उसके बाद कुछ ऐसी संस्थाएं और कुछ ऐसे देश आए जिसने उस आधिपत्य को चुनौती दी, या आप कह सकते हैं कि विकल्प के तौर पर भी उभरे। उनकी चर्चा आज हम करेंगे। तो 1991 के प्रारंभिक वर्षों में जो वृद्धि हुई, यानी 1991 के जो प्रारंभिक वर्षों में जो द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था चल रही थी, इसके अंत के साथ ही नई विश्व व्यवस्था का जन्म हुआ। भाई 1991 तक क्या चल रहा था? द्विध्रुवी चल रही थी, यानी जिसको हम बाईपोलर कहते हैं, बाईपोलैरिटी, ठीक है ना, इसको बाईपोलर भी कहते हैं, मैंने आपको बताया था। तो बाईपोलर का मतलब क्या है? बाईपोलर यानी दो पोल, यानी दो ध्रुव थे, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ। तो इसका अंत हो गया। इसका अंत क्यों हुआ? क्योंकि एक पोल गिर गया, यानी एक जो ध्रुव था सोवियत संघ का वो अपने आप विघटित हो गया। तो एक नई विश्व व्यवस्था का जन्म हुआ जिसमें अमेरिका का आधिपत्य या वर्चस्व विद्यमान था। तो बहुत दिनों तक अमेरिका क्या रहा? अपना वर्चस्व बनाकर आगे बढ़ रहा था, क्योंकि एक वैक्यूम, जिस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शक्ति शून्यता बनी थी, उसी तरह से ये सोवियत संघ के विघटन के बाद वर्चस्व शून्यता हो गई। वर्चस्व शून्यता यानी कि, या ये कह सकते हैं कि चुनौती शून्यता हो गई अमेरिका के सामने। कोई ऐसा था नहीं जो अमेरिका को एक चुनौती दे सकता था, कोई ऐसा था नहीं जो पूंजीवादी परंपराएं जो चल रही थी अमेरिका के झंडे के तले उसको चुनौती दे पाए, और एकाधिपत्य एक तरह से क्या हो गया? लागू हो गया। दूसरी बात, सोवियत संघ के विघटन के बाद केवल एक चुनौती रणनीतिक रूप से ही नहीं खत्म हुई, बल्कि साम्यवाद का भी प्रसार धीरे धीरे सिमटता गया। कुछ एक आध देश रहे जो साम्यवाद को लेकर चलने लगे, वरना ज्यादातर दुनिया के जो देश थे उन्होंने एक मिश्रित तरीके की अर्थव्यवस्था या एक तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास जगाया, या ये भी कह सकते हैं कि जो पूंजीवादी व्यवस्था थी उसके तरफ अपना झुकाव दिखाया। तो ये जो आधिपत्य अमेरिका का था वो बनता चला जा रहा था। शीत युद्ध के बाद समय काल में काफी लंबे समय तक अमेरिका का वर्चस्व बना रहा, पर धीरे धीरे यूरोप में यूरोपीय यूनियन, जिसकी हम आज चर्चा करेंगे, एशिया में आसियान बहुत महत्वपूर्ण है, ये वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभरने लगे। तो अब देखिए 1947-45 से जो शीत युद्ध शुरू हो रहा है वो 1961-62 में पहुंचता है अपने चरम पर क्यूबा मिसाइल संकट में, और 90-91 आते आते सोवियत संघ के विघटन के साथ खत्म होता है। तो कुछ ऐसी संस्थाएं भी पनप रही थी धीरे धीरे, जो उस विघटन के बाद अमेरिका के सामने एक शक्ति का वैकल्पिक केंद्र बनकर उभरी। उसमें एक तो बहुत महत्वपूर्ण यूरोपीय यूनियन था। हालांकि यूरोपियन यूनियन जो है वो बहुत समय से पहले से भी एक दूसरे संगठन के रूप में या छोटे छोटे समूह के रूप में शीत युद्ध के समय से चला आ रहा था, लेकिन खास करके वो 90-92 के बाद और तेजी से उभरा, और कुछ संधि समझौते हुए जिसके बाद वो यूरोप के देश इकट्ठे होकर उन्होंने एक यूनियन बनाया, और ये भी एक विकल्प के रूप में उभरा। उसके बारे में विस्तृत चर्चा आज हम करेंगे। एशिया में एसोसिएशन ऑफ ईस्ट एशियन नेशन, तो जो पूर्वी एशिया के जो देश थे और साउथ ईस्ट एशिया के जो देश थे, उन लोगों ने मिलकर अपना एक समूह बनाया, और एक खास करके आज ये 10 देशों का एक समूह है, बड़ा अच्छा समूह है, स्ट्रांग समूह है। इसने भी एक विकल्प के रूप में दुनिया के सामने भी उभर कर आया,
और विगत वर्षों में चीन भी एक प्रबल आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है। मैंने आपको बार बार ये चर्चा चल रही थी कि जब शीत युद्ध समाप्त हुआ तो आज के दौर में भी शीत युद्ध जैसी समस्याएं थोड़ी प्रासंगिक दिखाई देती हैं। और उस समय मैंने उदाहरण का ये चर्चा किया कि शीत युद्ध अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका और चीन के बीच आज भी कहीं ना कहीं वो शीत युद्ध दिखाई दे सकता है। वो क्यों? क्योंकि चीन एक शक्ति के रूप में उभर कर बाहर आया। चीन एक ऐसी महाशक्ति के रूप में उभर कर बाहर आया जो अमेरिका को थोड़ा आर्थिक रूप में या रणनीतिक रूप में चुनौती देने के आसपास देखा जाता है। अगर आज के दौर का आप समसामयिक देखते हो तो आपने साउथ चाइना सी का जो पूरा झगड़ा है, यानी चाइना सी के आसपास का जो एरिया है, साउथ चाइना सी के आसपास का जो एरिया है, उसमें होने वाले एक आधिपत्य के लिए झगड़ा अमेरिका और चीन में बहुत दिखाई देता है और विभिन्न मसलों पर दिखाई देता है। तो विगत वर्षों में चीन भी एक प्रबल आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है और आर्थिक ही नहीं बल्कि सैन्य शक्ति बनकर भी उभरा है। तो ये यूरोपियन यूनियन, आसियान और चीन कुछ ऐसे संस्था या राष्ट्र हैं जो सत्ता के एक वैकल्पिक केंद्र में विगत कुछ वर्षों में उभर कर सामने आते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इसकी आज हम बात करते हैं कि किस तरह से ये विकल्प के रूप में उभरते हुए दिखाई देते हैं। अब देखिए, थोड़ी चीन पर बात कर लेते हैं। देखिए, चीन की जो कहानी, आपको पता है कि भारत और चीन लगभग एक साथ आजाद हुए और चीन में भी एक तरह की व्यवस्था बननी शुरू हुई। वहां पर माओवाद मतलब कि जो माओ का काल चल रहा था और वहां एक पूरी तरह से साम्यवादी समाजवादी व्यवस्था थी और वहां भी जो एक तरह से विकास करने के लिए योजनाएं बनाई जा रही थी और अपने विकास में चीन आगे बढ़ा। भारत ने एक मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था बनाई और वो आगे बढ़ता गया पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए। लेकिन माओ काल का जो अंत हुआ, यानी 70 के दशक में हम ये देखते हैं कि जब माओ काल का अंत हुआ और माओ ने भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें आप देख सकते हैं कि जब माओ काल चाइना का चल रहा था तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक कहा जाता है, इसको हिंदी में भी ग्रेट लीप फॉरवर्ड ही कहेंगे, ठीक है ना। ग्रेट लीप फॉरवर्ड की योजना चीन में चलाई जा रही थी और वो क्या थी ग्रेट लीप फॉरवर्ड योजना चीन की? तो वो ये थी कि यहां एक कम्यून योजना चल रही थी। कम्यून, ये कम्यून योजना क्या थी? ये एक तरह का आर्थिक सामाजिक विकास करने का एक सुधार था या एक तरीका था, आर्थिक सुधार का ज्यादा था, जिसमें प्रयास ये किया जा रहा था कि वहां का और आर्थिक सुधार किससे संबंधित? कृषि से संबंधित सुधार और कृषि से संबंधित विकास के लिए ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड चलाया जा रहा था। आप इसको लिख भी सकते हैं ऐसे, उसको हिंदी में लिखेंगे ग्रेट, इसको ध्यान रखिएगा, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ये माओ काल में चलाया जा रहा था चीन में और ये जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड था ये एक कम्यून सिस्टम पर आधारित था। कम्यून सिस्टम क्या था कि आपको पता है कि जो साम्यवादी विचारधारा है, कम्युनिस्ट विचारधारा चीन में, उसमें था कि प्राइवेट हाथों में कोई संपत्ति नहीं रहेगी। तो सारी संपत्ति सरकार के होते हुए भी उसमें से कुछ बड़ा भाग कुछ लोगों के समूह को सरकार देती थी कि आप इसमें एक साथ फसल उगाइए, एक साथ अपना काम करिए, छोटे छोटे व्यापार करिए और उससे होने वाले फायदे से खुद भी अपना रोजगार बनाइए और देश का भी विकास करिए। ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड जैसी चीजें चाइना में चल रही थी और 70 के दशक तक इस तरह ये चलता रहा, जिसकी कुछ उपलब्धियां हुई, कुछ नहीं भी हुई। और सबसे बड़ी बात यह थी कि चाइना का जो पूरा फोकस था वो ये भी था कि हमको जब तकनीकी चीजें बाहर से खरीदनी है तो हम घरेलू चीजों का इस्तेमाल करेंगे, इंपोर्ट बाहर से ज्यादा नहीं करेंगे ताकि विदेशी मुद्रा बचा के रख सकें। और जो तकनीक का विकास करना था, जो इंडस्ट्री या जो उद्योग का विकास करना था, उसके लिए पोषण या वित्त लाने की व्यवस्था की गई एग्रीकल्चर यानी कृषि क्षेत्रों से, और उस कृषि क्षेत्रों के विकास के लिए ग्रेट लीप फॉरवर्ड जैसी योजनाएं चलाई जा रही थी। लेकिन 1970, 75, 76 के बाद आते आते चीन ने कई तरह के आर्थिक सुधार धीरे धीरे करने शुरू किए। चीन ने भी वैश्विक अर्थव्यवस्था के ढाल पर चलने का प्रयास किया और कुछ मिश्रितवादी चीजें अपने अंदर समाहित की, उसको भी देखते हैं। तो जब चीन में सुधार कार्यक्रम शुरू हुआ तो चीन तेजी से ऊपर उठती हुई अर्थव्यवस्था का नमूना बन गया और अब स्थिति यह है कि सन 2040 तक विद्वान मानते हैं कि वो शायद अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी पीछे छोड़ देगा। ये हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि दुनिया में जो शक्ति है उसके और वैकल्पिक केंद्र कौन कौन बन सकता है। नो डाउट इसमें संदेह नहीं है कि भारत में तेजी से इसमें अपनी दावेदारी पेश कर रहा है, लेकिन अगर हम चीन के साथ तुलना करें तो चीन ज्यादा तेजी से ऊपर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। सन 1949 के बाद समय काल में चीन ने जिस पद्धति को अपनाया वह राज्य नियंत्रित थी। अभी मैंने बताया कि जो माओ का काल चल रहा था या जो चीन में साम्यवादी विचार चल रहा था, साम्यवादी तरीके से वहां पे हो रहा था विकास, वो राज्य नियंत्रित भारी उद्योग की अर्थव्यवस्था थी। यानी प्रयास ये किया जा रहा था कि भारी से भारी उद्योग लगाए जाए, लेकिन वो सत्ता के या राज्य के कंट्रोल में रहेगी। प्राइवेट
उद्योगों को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा था और इसका वित्त पोषण कृषि क्षेत्र से प्राप्त आय के द्वारा किया गया और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए ग्रेट लीप फॉरवर्ड जैसी चीजें चलाई जा रही थी, जीएलएफ जिसको कहते हैं, ठीक है ना, ग्रेट लीप फॉरवर्ड जैसी चीजें चलाई जा रही थी। तो ऐसे में कोशिश ये किया जा रहा था कि इस भारी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो पैसा चाहिए, जो वित्त चाहिए, वो कहां से लाया जाए, कृषि क्षेत्र से लाया जाए। चूंकि चीन को प्रौद्योगिकी का क्रय करना था तो इसके लिए उसे विदेशी मुद्रा की अर्थव्यवस्था थी, अतएव चीन ने आयात की तुलना में घरेलू वस्तुओं को ज्यादा प्रश्रय दिया। तो चीन ने यह सोचा कि भाई हमको बाहर से तकनीक लाने पड़ेंगे, उद्योग लगाने के लिए टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, मशीनें लानी पड़ेंगी, तो उन्होंने बाहर से चीजों का आयात कम कर दिया ताकि विदेशी मुद्रा बाहर ना जाए और मुद्रा जो विदेशी बच रही थी उसको वो क्या करते थे, बाहर से इंडस्ट्रीज की चीजें खरीदते थे और अपने काम के लिए, अपनी जरूरत की चीजों के लिए घरेलू वस्तुओं के उपयोग पर ज्यादा जोर देने लगे। तो ये एक महत्वपूर्ण भाग आप चीन के प्रारंभिक इतिहास के लिए देख सकते हैं कि जब चीन प्रारंभ में किस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर चल रहा था और देखते हैं कि कैसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था फिर बनता चला गया। अब उत्तर माओ काल, यही मैं कह रहा था, यानी माओ काल के बाद चीन तेजी से आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा। साम्यवादी पार्टी का शासन तो चलता रहा, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में उदारवादी प्रवृत्तियों का निरंतर प्रभाव बढ़ता गया। देखिए मैं बताना चाह रहा आपसे कि जब माओ काल समाप्त हुआ 70 के दशक के बाद, उस समय ये तो ठीक था कि साम्यवादी विचार चल रहा था कि राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, राज्य के कंट्रोल में कुछ चीजें आगे बढ़नी चाहिए। साम्यवादी विचारधारा पूरी तरह ये बात कर रही है, प्राइवेट की बात नहीं करती है, लेकिन थोड़ा लिबरलाइजेशन या उदारवादी नीति अपनाई जाने लगी। अब देखिए यहीं से हमारा भारत और जो चीन की अर्थव्यवस्था है उसमें अंतर आपको दिखाई पड़ेगा। हमने उदारवादी नीति अपनाते अपनाते सन 1990 तक अपनाई। हमने जो उदारवाद या वैश्वीकरण जिसको हम कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, वो हम करते करते सन 1990 तक पहुंच गए। लेकिन चीन जैसा साम्यवादी देश भी उन्होंने 70 के दशक से ही, उत्तर माओवाद काल से ही उदारवादी नीतियां धीरे धीरे अपनानी शुरू कर दी। जेसी जोहरी ने इस संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं के ध्यान, अब जेसी जोहरी जो बहुत बड़े राजनीतिक विज्ञानिस्ट हैं, उन्होंने कुछ बातें इस बारे में बताई। देखिए, आर्थिक सुधारों ने देश की अर्थव्यवस्था पर से राज्य के प्रभुत्व को कम किया, जिससे निजी और अर्ध निजी उद्यमों को आर्थिक शक्ति बढ़त मिल गई है। ध्यान से समझिए, चीन जैसे देश में क्या किया चीन ने, वैकल्पिक केंद्र कैसे बन के उभरा कि उन्होंने राज्य के नियंत्रण को थोड़ा थोड़ा कम किया और जो निजी उद्यम थे, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी, वो धीरे धीरे थोड़ी बढ़नी शुरू हुई। चीन में लाखों की संख्या में शिक्षित और प्रशिक्षित लोग विश्व के विकसित देशों में बस गए और वहां सरकारों पर प्रभाव डालकर चीन के साथ आर्थिक संबंध बढ़ाने लगे। तो चीन के जो पढ़े लिखे टेक्नीशियंस थे, तकनीक को जानने वाले, बिजनेस को जानने वाले लोग दुनिया में फैले और उन्होंने अपनी तकनीक के माध्यम से दुनिया में अपना प्रभुत्व जमाया और चीन के साथ भी संबंध को बढ़ाने में सहायता प्रदान की। यह चीन की नीति आपको दिखाई देगी जब आप चीन के बारे में इसका अध्ययन करेंगे। माओ के समय में लोगों को रोजगार में, माओ काल में क्या था, सब कुछ राज्य के नियंत्रण में था। राज्य को यह कहा गया, राज्य की जिम्मेदारी बनती थी कि जिनके पास नौकरी नहीं है उनको पैसा दो, उनको पेंशन दो। आज भी आप सुनते होंगे ना, जब एक कॉन्सेप्ट आता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ये क्या किया जाता है, इस कॉन्सेप्ट में यह कहा जाता है कि भाई जिसके पास भी रोजगार नहीं है, जिसको पैसे की जरूरत है, उसको पैसा दिया जाए। माओ काल में इस तरह का चल रहा था। लेकिन जब उसके बाद ये उदारवादी नीतियां आई और जिस तरह से औद्योगिकरण का विकास हुआ और जिस तरह चाइना ने अपने व्यापार को पूरी दुनिया में फैलाया, तो फिर लोगों को पेंशन और पैसा ज्यादा नहीं मिल देने की जरूरत पड़ी। लोगों की इनकम या उनका मिलने वाला धन ऑटोमेटिक बढ़ गया। लोगों को पहले से ज्यादा पैसा मिलने लगा और लोग अपनी पूंजी का निवेश कर सकते थे और विदेशी उद्यमों के साथ तालमेल स्थापित कर सकते हैं। आज आप जो इस तरह की चाइनीज कंपनियां देखते हैं बड़ी बड़ी, पहले वो अलाउड नहीं थी कि दुनिया भर में ट्रेड करें या प्राइवेट कंपनीज आ सकें। तो लोगों को जो पहले बैठकर पैसा मिलता था, उसके बदले में जब उदारवादी नीतियां अपनाई गई तो लोगों ने अपने पैसे के, अपने पूंजी का क्या किया, निवेश किया और उससे ज्यादा धन कमाया, उससे ज्यादा इनकम कमाया। ये वहां की, इससे क्या हुआ, जो पर कैपिटा इनकम है, यानी जो प्रति व्यक्ति आय होती है, वो क्या हो गई, बढ़ने लगी। प्रति व्यक्ति आय क्या हो गई, बढ़ने लगी। कैसे उभरा ये इसका एक नमूना आप देख सकते हैं। भाई पहले क्या हुआ, पहले मान लीजिए कि अगर कोई निजी उद्यम बनाने की अनुमति नहीं थी और वो आदमी घर बैठा हुआ है, तो उसको 10,000 रुपए मान लीजिए सरकार ने दे दिया। अब जब निजी उद्यम बनाने की अनुमति चीन में मिल गई, तो वही व्यक्ति अब क्या कर सकता है, अपने उद्यम का इस्तेमाल करके ज्यादा पैसा कमा सकता है। तो उसकी जो पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और उससे फिर इनका जीडीपी भी बढ़ेगा, इनकी अर्थव्यवस्था। भाई जीडीपी क्या होती है,
पूरे देश के लोगों की जो कमाई हुई इनकम है वो भी जीडीपी बनती है, एनडीपी बनती है लास्ट में जाकर। और या आप कह सकते हैं कि जो भी वस्तु और सेवाओं का जो कुल मूल्य होता है, कुल उसके टोटल वैल्यू जो होती है, आर्थिक वैल्यू जो होती है टोटल वस्तु और सेवाओं की, वो जीडीपी बनती है। तो अगर निजी उद्यम बनेगा, निजी उद्यम को हम आने के लिए छूट देंगे तो जीडीपी का ग्रोथ तो होना ही था। और जब जीडीपी का ग्रोथ होगा तो फिर चाइना इस तरह से उभरता हुआ चीन बन के आगे आया। समाजवादी देश होने के नाते चीन के उद्यमियों ने अन्य देशों में अपना व्यापार फैलाया तथा विदेशी कंपनियों ने चीन में अपनी पूंजी का निवेश किया है। सीधी सी बात है, जौहरी ये बता रहे हैं कि चीन ने अपना निवेश दूसरे देशों में किया और दूसरे देशों ने भी चीन में भी निवेश किया। तो इससे जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, जिसको आप लोग एफडीआई कहते हैं, ठीक है, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसे कहा जाता है, वो तेजी से बढ़ने लगा और चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या हो गई, वो भी तेजी से बढ़ने लगी। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। अब देखिए और देखते हैं इसके बारे में आगे। अब अच्छा, ऐसी आर्थिक प्रगति का राजनीतिक स्थिति पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। अब देखिए जब 1970 के दशक के आसपास ये राजनीतिक प्रभाव बन रहा था तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में चीन का प्रभाव बढ़ना जाहिर था, पूरी दुनिया में चीन का प्रभाव पड़ना ही था। 1971 में चीन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन गया। अब देखिए ये जो सुरक्षा परिषद है ये क्या है, एक संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको आप यूएनओ कहते हैं, इस यूएनओ के एक सुरक्षा परिषद होता है जिसको सिक्योरिटी काउंसिल कहा जाता है। सिक्योरिटी काउंसिल, इसको कहते हैं क्या, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत इसका स्थायी सदस्य बनना चाहता है। 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना था तब भी यह कहा जाता है कि चीन उसका परमानेंट मेंबर था, लेकिन तब चीन की जगह पे एक ताइवान था। आज भी ताइवान है, ठीक है ना। तो ताइवान जो है, ये ताइवान को ये सीट मिली थी, लेकिन बाद में इस पर कब्जा किसका हो गया या इस पर अधिकार किसने जता लिया, जो पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो चाइना जनवादी चीन जिसे कहते हैं, जनवादी चीन जो है 1971 में इन्होंने सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बन गया और चीन आसियान के एशियाई क्षेत्रीय मंच तथा विश्व व्यापार संगठन का भी सदस्य है। ठीक है, तो आसियान का एक जो क्षेत्रीय मंच है, जो रीजनल एक स्टेज है उसका भी, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO जिसको कहते हैं, इसका भी सदस्य चीन बन गया। यानी चीन कहां कहां बढ़ने लगा, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ है उसके सुरक्षा परिषद का भी परमानेंट मेंबर 1971 बन गया। उसके अलावा वो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य तो बन ही गया और उसकी अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ने लगी। चीन द्वारा विश्व की तमाम अर्थव्यवस्थाओं में जैसे भारत, रूस, ब्राजील एवं संघाई सहयोग संगठन से निकट के संबंध बनाए गए। संघाई सहयोग संगठन क्या है, SCO इसको कहते हैं, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें भारत भी एक सदस्य है। तो संघाई कोऑपरेशन, संघाई एक शहर है चीन के अंदर ही, ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी, इसको चाइना एक तरह से लीड करता है एक तरह से। और इसमें इन्होंने और देश की जो अर्थव्यवस्था है, भारत, रूस और ब्राजील, इन अर्थव्यवस्थाओं से भी बहुत नजदीकी बनाई। आपने एक संस्था का नाम सुना होगा, उस संस्था का नाम है ये एक ब्रिक्स। बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। पहले ब्रिक थे, फिर साउथ अफ्रीका जुड़ा। ये 5 देशों का समूह है जो अपने आप में आर्थिक सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देता है। इसमें भी चीन एक सदस्य है। तो इस तरह से जो चीन का प्रभुत्व है वो धीरे धीरे क्या हो गया, पूरी दुनिया में बढ़ने लगा और पूरी दुनिया में एक ये वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभरा। अब देखिए ध्यान से, शीत युद्ध की समाप्ति के उपरांत चीन विश्व शक्ति के रूप में उभरा, जिसका श्रेय बाजार स्टालिनवाद को कहते हैं। बाजार स्टालिनवाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो बाजार स्टालिनवाद है, क्योंकि स्टालिन भी क्या थे, आपको पता है, लेनिन, स्टालिन, ये सब सोवियत संघ से संबंधित हैं और साम्यवादी समाजवादी विचारधारा के हैं। लेकिन एक बाजार स्टालिनवाद है जो चाइना ने बहुत अच्छी से अपनाया, अर्थात एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। ध्यान से समझिए, स्टालिनवाद में क्या है, एक बाजार स्टालिनवाद क्या कहता है, एक तरह की मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें साम्यवादी विचारधारा का सशक्त अवशेष है, जिसे सशक्त नौकरशाही संचालित कर रही है, जिसमें गतिशील पूंजी उद्यम है जो विदेशी निवेश से प्रेरित है। ध्यान से समझिएगा, मैं आपको यहां पे एक चीज जरूर क्लियर कर देना चाहूंगा। देखिए पूरी दुनिया भर में अगर अर्थव्यवस्था की बात की जाए, तो 3 तरह की अर्थव्यवस्था आपको देखने के लिए मिलेगी। ये जान लेना बहुत जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि दुनिया भर में जो पूरा राजनीतिक और आर्थिक समीकरण है वो क्या है। इसमें सबसे पहला होता है पूंजीवादी।
दूसरा होता है समाजवादी, साम्यवादी के निकट भी कह सकते हैं आप इसे, और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कैपिटलिज्म, इसको कहते हैं सोशलिज्म, और इसको कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब ध्यान से समझिए, यह है कैपिटलिज्म, यह है सोशलिज्म, यह है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब ये जो तीन तरह की अर्थव्यवस्थाएं हैं, पूंजीवादी को कहते हैं बाजार अर्थव्यवस्था, एक तरह से इसको मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था क्यों कहते हैं? इसको बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं क्यों? क्योंकि यहां पर सारी चीजें बाजार के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। राज्य का कोई हस्तक्षेप पूरी अर्थव्यवस्था में नहीं होता है, और क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है और किसके लिए उत्पादन करना है, ये सारी चीजें कौन तय करता है? बाजार तय करता है। जितनी मांग उतनी पूर्ति, डिमांड सप्लाई के कॉन्सेप्ट पे चलता है। सरकार कहती है हम नहीं कुछ डिसाइड करेंगे, जो डिमांड हो और जो आप पूर्ति कर सके उस पर जो प्राइस तय हो कर लीजिए। अच्छा, इसका सबसे बड़ा पोषक है यूएसए, वो C2 से ही है, यानी अमेरिका। सोशलिज्म ये कहता है ये सब कुछ राज्य है, इसको हम कहते हैं, इसको कमांड अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, नियंत्रित जिसको, या कमांड इकोनॉमी भी कहा जाता है, या इसको केंद्रीयकृत अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां सब कुछ सेंट्रलाइज है, यहां राज्य की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है? यहां पे राज्य की भूमिका क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है। यहां पर राज्य यह तय करेगा कि कीमत क्या होगी, कितना उत्पादन करना है, किसके लिए करना है, कैसे करना है। जो भी चाइना में हो रहा था माओ काल में, जो सोवियत संघ में हो रहा था, ठीक है, राज्य कह रही थी आप कम्युन सिस्टम बनाइए और इस तरह से आप उत्पादन करिए और हम बताएंगे किसके लिए करना है, कितना करना है। लेकिन एक दुनिया में मिश्रित अर्थव्यवस्था भी आई जो इन दोनों का सह अस्तित्व लिए हुए थी, और इसमें आप सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण भारत का दे सकते हैं, इंडिया ने आजादी के बाद ही मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। अब ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये चीन ने भी अपनानी शुरू कर दी उत्तर माओवाद काल में। और जो बाजार स्टालिनवाद की बात मैंने आपसे की, वो बाजार स्टालिनवाद यही कह रहा था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाइए, यानी थोड़ा सा जो निजी उद्यम है, जो प्राइवेट लोग हैं, उनको भी अलाउ करिए, हां, लेकिन सशक्त नौकरशाह होना चाहिए। सशक्त नौकरशाह किसको बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी, जो ऑफिसर्स होते हैं, जो मंत्री होते हैं, यानी सरकार की नजर पूरी टाइट होनी चाहिए उस पर, उसके बाद आप कुछ निजी लोगों को अलाउ करिए। तो ये जो बाजार स्टालिनवाद था, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के आसपास था, जहां पर इसमें क्या होता है, पूरी तरह प्राइवेट होता है। यहां क्या है, पूरी तरह सरकार के हाथ में, और यहां थोड़ा प्राइवेट यानी थोड़ा निजी और थोड़ा सरकारी व्यवस्था चलती है। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था जो थी, इसी के इर्द गिर्द क्या हो रहा था, ये बाजार स्टालिनवाद घूम रहा था। और इसमें क्या कहा जा रहा था कि साम्यवादी विचारधारा होगा, लेकिन इसमें एक सशक्त नौकरशाह होगा, और जिसमें गतिशील पूंजी उद्यम है, यानी जो पूंजी रहेगी वो चलती रहेगी, और उद्यम यानी कि इंडस्ट्रीज रहेंगी जो विदेशी निवेश से प्रेरित। और ये भी कहा गया कि विदेशी निवेश आना चाहिए, बाहर के लोगों का निवेश यहाँ आएगा, तभी ये उद्यम और तेजी से बढ़ेंगे, इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, और उससे विकास देखने के लिए मिल सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई गई। फलस्वरूप चीन में आर्थिक क्रियाओं की नींव पड़ी, और 1990 तक अंतरराष्ट्रीय पूंजीवादी व्यवस्था में वह सबसे अधिक सफल रहा। ध्यान से समझिए और अंतर देखिए, 1990 के आसपास हम क्या हो रहे थे, सबसे बड़े संकट से जूझ रहे थे, और हमारे यहां क्या हुआ, आर्थिक मंदी आ गई, और हमको क्या करना पड़ा, फिर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, भारत में उदारवाद की नीति आई, हमने आर्थिक सुधार करने स्टार्ट किए, हम विश्व बैंक और IMF से कर्जा लिया हमने अपने आप को बचाने के लिए, और उस दौर में चीन कहां निकल गया, वो पूंजीवादी व्यवस्था में सबसे अधिक सफल रहा। यानी हम कह सकते हैं कि 1970 से 1990 तक का जो काल था ना, इसी 20 सालों में लगभग हम उससे बहुत पीछे हो गए, और वो अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत आगे चला गया। इसलिए जब हम पढ़ रहे हैं कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कौन कौन से बने, उसमें चीन की एक प्रमुख बात हम देखने के लिए हमें मिल रही है कि चीन की जो GDP थी, जो इकोनॉमी थी, वो सब तेजी से क्या हो रही थी, ऊपर की तरफ जा रही थी। और उन्होंने क्या किया, आर्थिक क्रियाओं में जो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का पुट डाल दिया, जो बाजार स्टालिनवाद को लेकर आए, इससे वो बहुत बड़े सफल रूप में बाहर निकलकर उभरे।
सबसे अधिक जीडीपी 9.4 के कारण वहां विदेशी निवेश अरबों का डॉलर का है। पिछले 2-3 दशकों में आय सुधार वृद्धि ने विश्व को चीन की श्रम शक्ति, आपको भी पता है कि दुनिया का सबसे वो पॉपुलस कंट्री, सबसे ज्यादा जनसंख्या भी वहां है, तो उद्यम भी वहां है, रचनात्मकता, क्रय शक्ति यानी कि परचेजिंग पावर जिसको कहते हैं, कितना वो खरीद सकता है, और विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि चीन ने क्या किया, आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत किया, आर्थिक रूप से अपना विकास किया, और विकास करने के बाद उस विकास की पद्धति को लगातार उसने जारी रखा, और इसलिए वो एक वैकल्प के रूप में भी बाहर निकल कर आया, ये वैकल्पिक सत्ता का केंद्र भी बना। नई आर्थिक नीतियों को अपनाने से चीनी अर्थव्यवस्था का जड़ता क्रमशः समाप्त होने लगी। जो इसमें जड़ता थी ना, जो एक रुक गई थी अर्थव्यवस्था, जो एक संकीर्ण मानसिकता थी, वो खत्म होने लगी और विकासशील बना। कृषि के निजीकरण से कृषिगत उत्पादों में काफी बढ़ोतरी हुई। ध्यान से समझिए, 1950 के आसपास जहां क्या चल रहा था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड माओ में, और कम्यून यानी कि किसी को जमीन भी नहीं मिल रही थी, सब मिलके कुछ जमीन पे उगा रहे थे, वहां कृषि का निजीकरण हो रहा है, और इसी के साथ ग्रामीण आय में भी वृद्धि हुई। और सबसे बड़ा अंतर यह भी है कि ग्रामीण, उन्होंने क्या किया, जैसे देखिए अर्थव्यवस्था के जैसे 3 प्रकार हैं, वैसे अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर्स भी हैं। एक प्राथमिक क्षेत्र जिसको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, जो कृषि का होता है, एक सेकेंडरी सेक्टर जो द्वितीयक क्षेत्र है, जो मैन्युफैक्चरिंग का होता है, और एक तृतीय जिसको सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, वो सेवा क्षेत्र का होता है। तो यहां पे ग्रामीण आय प्राइमरी सेक्टर से, जब तक प्राइमरी सेक्टर आप मजबूत नहीं करेंगे, ऊपर की नींव मजबूत नहीं होगी। तो ग्रामीण आय बढ़ने से, यानी जो कृषि आधारित है, उससे फिर प्राइमरी सेक्टर भी मजबूत हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में बचत की उच्च दर ने ग्रामीण उद्योगों के अप्रत्याशित बढ़ोतरी को जन्म दिया। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, कह रहा है ग्रामीण क्षेत्र में बचत, यानी कि गांव में रह रहे लोगों के पास सेविंग, पैसा, अगर गांव में रह रहे लोगों के पास सेविंग होगी ना, तो मजा आ जाएगा अर्थव्यवस्था में। कैसे भाई, गांव के लोगों के पास सेविंग होगी, एक तो जनसंख्या में ज्यादा होंगे, और वो जब सेविंग होगी तो ज्यादा मांग करेंगे, जिनके पास पैसा होगी तो डिमांड करेंगे, जब ज्यादा डिमांड करेंगे तो अर्थव्यवस्था में और ज्यादा उत्पादन होगा, और ज्यादा फिर उद्यम जो है, इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप करेंगी, क्योंकि डिमांड होगी तो उसको सप्लाई करने के लिए इंडस्ट्रीज लगेंगी। तो जिसने भी अपने रूरल इकोनॉमी को, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोगों की इनकम है, उसको बढ़ा लिया, वो देश तेजी से उभर कर आगे चला गया। भारत में अगर आप थोड़ी तुलना करें तो आज भी जो कृषि आधारित हमारा काम है, हम उसमें पीछे हैं। जो कृषि से संबंधित लोग हैं, अगर उनके आप ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहां पर बचत पे उतना काम नहीं हो पाया, या उनकी इनकम उतने ज्यादा नहीं बढ़ पाई, जिससे कि रूरल इकोनॉमी बहुत मजबूत हो। रूरल डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिल सकता है कहीं कहीं, रूरल इकोनॉमी जो है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है, वो जितनी मजबूत होनी चाहिए, शायद वो चीन की तुलना में नहीं हो पाई। चीन में कृषि और उद्योगों का तेजी से प्रसार हुआ। इसी के समानांतर चीन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जो मैंने आपको बताया था, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये चीन में देखने के लिए मिला। ठीक है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चीन में देखने के लिए मिला, एक बड़ा केंद्र बन गया, यानी बाहर से भी खूब पैसा चीन में आकर लगने लगा, क्योंकि वहां पे अलाउ कर दिया गया निजीकरण को, और चीन एक उभरता हुआ चीन बनकर इस तरह हमें दिखाई पड़ता है। अब देखते हैं कि ये जो पूरी बात थी, ये चीन की थी, कि चीन कैसे एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था बनकर उभरा, और किस तरह एक वैकल्पिक केंद्र, शक्ति के वैकल्पिक केंद्र के रूप में पूरी दुनिया में दिखाई देता है। अब चीन के बाद बात कर लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण चीजों की। जैसे अब एक महत्वपूर्ण और जो दिखाई देता है हमें, एक ऐसा केंद्र जो पूरी दुनिया में एक कह सकते हैं कि सबके आंखों में बसा और दिखाई दिया, सबके सामने उभर कर आया, वो था यूरोपीय संघ, जिसको यूरोपियन यूनियन कहते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण ये भी संगठन था, और ये इस मायने में भी महत्वपूर्ण था क्योंकि ये ऐसे देशों का प्रतिनिधित्व कर रहा था, या ये ऐसे देशों का समूह बनता चला गया जिसने पूरी दुनिया में अपनी शक्ति का लोहा कभी मनवाया था। इसमें ऐसे बड़े बड़े देश यूरोप के शामिल हुए जो पूरी दुनिया की महाशक्ति कभी हुआ करते थे, और इसलिए ये यूरोपीय संघ जो है वो उनका एक कह सकते हैं कि जो सबको मिला जुला के प्रतिनिधित्व करने वाला एक संगठन बनकर उभरा, जिसमें सभी यूरोप देशों के जो संस्कृति है, जो उनकी विशेष करके अर्थव्यवस्था है आर्थिक रूप में, और जो निजी जो सह अस्तित्व की भावना है, उसको उभार कर बाहर ले आई। इन्होंने यूरोपीय संघ जब बनकर उभरा तो आपको यह दिखाई देगा, अगर इसके बारे में आप ठीक से अध्ययन करेंगे, कि ये एक देश के रूप में प्रतीत हो रहा था। यहां की जो करेंसी थी वो एक जैसी बनकर उभरी, यहां आवागमन मुक्त या फ्री कर दिया गया, यहां ट्रेड फ्री कर दिया गया। ट्रेड फ्री का मतलब कि बिना किसी टैरिफ या ज्यादा टैक्सेस को लगाए। यहां जो लेबर है या जो काम करने के लिए श्रमिक लोग थे, उनका आदान प्रदान फ्री में होने लगा, और एक ये बाजार बनकर पूरी दुनिया में भी उभर कर आया। तो इसलिए
सैन्य जो इनका आपस में सैन्य सहयोग था वो भी मौजूद होता चला गया। भाई जाहिर सी बात है, जहां सामाजिक आर्थिक सहयोगिता बढ़ेगी वहां सैन्य सहयोगिता भी, रणनीतिक सहयोगिता भी बढ़ेगी। और इसलिए आप कह सकते हैं कि पिछले बहुत सारे वर्षों में किसी भी प्रमुख यूरोपीय देशों में बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति देखने के लिए नहीं मिलती है। ठीक है, वो अलग बात है कि ब्रिटेन ने अपने आप को इससे अलग कर लिया, मैं उस पर अभी चर्चा करूंगा, लेकिन कोई रणनीतिक या सैनिक तनाव बहुत ज्यादा देखने के लिए दिखाई नहीं देता है। और अगर आप रूस यूक्रेन ये एक छोटे मोटे तनाव को अगर आप छोड़ दें, तो कहने का मतलब यह है कि जो यूरोपीय संगठन है, जो यूरोपीय संघ है, यह भी एक सत्ता का बहुत अच्छा वैकल्पिक केंद्र बनकर उभर कर आया। आइए देखते हैं इसके बारे में। अब जब मार्शल योजना के तहत युद्ध उपरांत सुधार किए जा रहे थे, मार्शल योजना शीत युद्ध का हिस्सा आ गया। मार्शल योजना 1947 के आसपास, यानी द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो अमेरिका ने कहा कि हम सभी देशों के सुधार करने के लिए, खासकर पश्चिमी यूरोप के देशों में और पूरे यूरोप के देशों में हम विकास करने के लिए पैसा लगाएंगे। 5 अरब 30 करोड़ डॉलर की बात की थी और पूरे यूरोप में अपना पूंजीवादी व्यवस्था बनाना चाह रहा था। तो ये जो सुधार जब किए जा रहे थे, तभी यूरोपीय शक्ति और सुरक्षा हेतु संयुक्त यूरोप की अवधारणा वैचारिक धरातल विकास हुई थी। देखिए, बहुत जायज सी बात है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे ऐसे देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, इटली, ये ऐसे देश थे जो अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे थे और बड़ी मजबूरी में जो पूरा विश्व द्विध्रुवता में बट रहा था, बाइपोलैरिटी में, सोवियत संघ और अमेरिका के पीछे जा रहा था। तो इन लोगों ने अमेरिका के पीछे जाने का रास्ता अपनाया। जाहिर सी बात है, पूंजीवादी व्यवस्था थी और लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर इनको ये लग रहा था कि हमारी जो यूरोपीय विरासत है या जो यूरोपीय आइडेंटिटी है या जो हम यूरोप में एक होकर जो रह सकते हैं, उसको भी बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए इसका जो धरातल है, इसका जो पृष्ठभूमि है, इसका जो बैकग्राउंड है, वो मार्शल योजना के साथ ही तैयार हो रहा था। जब मार्शल योजना के तहत अमेरिका पैसा लगाकर यूरोप में पूंजीवाद का प्रसार भी कर रहा था और इनका सुधार भी हो रहा था, तब से यूरोपीय संघ बनाने जैसी बात चल रही थी। अच्छा, कभी सोवियत संघ अपना साम्यवाद उसमें ले आना चाह रहा था, कभी पूंजीवाद अमेरिका लाना चाह रहा था, तो इससे एक समस्या भी थी। सन 1950 में फ्रांस के विदेश मंत्री रॉबर्ट यूकमैन ने फ्रांस और जर्मनी के लिए कोयला और स्टील उद्योग की प्रस्तावना रखी। अब देखिए, ये जो फ्रांस के विदेश मंत्री हैं, इन्होंने कहा कि फ्रांस और जर्मनी को मिलकर जो है ये कोयला और स्टील उद्योग लगाना चाहिए, बनाना चाहिए। यानी इन लोगों को लग रहा था कि आपस में भी कुछ होना चाहिए। तो ये जो रॉबर्ट यूकमैन ने जो ये बात रखी, जो ये प्रस्तावना रखी, ये यूरोपीय संघ की शुरुआती धरातल को बनाने में बड़ा प्रमुख रोल आता है कि भाई पहली बार ये इस तरह का प्रयास किया गया। कालांतर में यानी आगे चल के इसमें 4 अन्य राष्ट्र, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और इटली, ये देखिए, देख रहे हैं, ये सारे वो राष्ट्र हैं जो पश्चिमी यूरोप या मध्य यूरोप के बीच के राष्ट्र हैं और ये सब इस तरह के भावना से, इस तरह के प्रयास से जुड़ने लगे कि ठीक है, चलो मिलके साथ में कोयला और स्टील इंडस्ट्री लगाते हैं। और जर्मनी के आसपास रूर का जो क्षेत्र है, रूर, आपने शहर का नाम सुना होगा, रूर, वहां नदियों के किनारे का क्षेत्र है, तो ये काफी खनिज में प्रधानता वाला क्षेत्र भी है और वहां पे खनिज भी मिलते हैं। तो इस तरह के स्टील और कोयला, स्टील और का उद्योग लगाए जाने की संभावना थी और ये देश भी उसमें जुड़ते चले गए। सन 1957 में रोम की संधि ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय, देखिए पहला एक तरह का फॉर्मल समुदाय, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का निर्माण किया। कब? 1957 में। ये नोट करने वाला पॉइंट है कि 1957 में सबसे पहले क्या बना? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी निर्माण हुआ और 6 सदस्य राज्यों ने एक साझे बाजार के निर्माण द्वारा व्यापारिक अवरोध को दूर किया। ध्यान से समझिए। और ये जो 6 राज्य जो बने, इन्होंने ये कहा कि हम व्यापारिक अवरोधों को दूर करेंगे। व्यापारिक अवरोध का मतलब ये है कि टैरिफ फ्री ट्रेड की बात की जाती है, यानी बिना किसी कर के एक दूसरे से व्यापार करना। होता क्या है, जब एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है तो कुछ टैक्सेस, ड्यूटीज लगाई जाती हैं। अगर आप इंपोर्ट करेंगे यानी आयात निर्यात करेंगे तो कुछ कर देना पड़ता है। इन लोगों ने पहली बार क्या किया कि 6 सदस्यों ने साझा बाजार बनाया, यानी इकट्ठा मिलकर एक मार्केट बना दिया कि ये बाजार हमारा अपना होगा, इसमें हम कोई इस तरह का कर या ड्यूटीज नहीं लगाएंगे। तो पहली बार यूरोपियन यूनियन की जो कंसेप्ट है या इसकी जो अवधारणा है वो यहां से दिखाई देती है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे जब आप चलेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 1973 में यूरोपीय समुदाय का पहला विस्तार हुआ, जब इसमें डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन सम्मिलित हुआ। तो धीरे धीरे देश अब जुड़ते चले जा रहे हैं। देखिए, मैं इसमें कुछ चीजें आपको ऐड करके इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इस पूरे कंसेप्ट को समझें। एनसीईआरटी में शॉर्ट में भी आप देख सकते हैं कि कैसे किसी शक्ति का एक विकल्प के रूप में उभरता हुआ विस्तार हुआ। अगर आप एक बार मैं आपको बोल दूं कि चीन और यूरोपीय संघ एक महाशक्ति बनकर या विकल्प के रूप में उभर गए, तो आपके बैक ऑफ द माइंड में चीज दिमाग में आनी चाहिए कि भाई अगर वैकल्प के रूप में उभरे तो क्यों उभरे, ऐसा क्या होता चला गया। तो एक तरफ जो 1945 से और 1990 तक का जो शीत युद्ध चल रहा था वो तो अपने जगह था, उस बीच में ये सारी चीजें भी घटित हो रही थी। तो 1973 में यूरोपियन यूनियन का और विकास हुआ। 1992 की मास्ट्रिच, ये संधि वैसे 1993 तक पूरी हुई।
तो 1993 आप कह सकते हैं, 1993 की मास्ट्रिच की जो संधि हुई, इसके आधार पर विदेशी और प्रतिरक्षा नीति, ये एक नीति आई, देखिए विदेशी और प्रतिरक्षा नीति, न्यायिक एवं आंतरिक मामले तथा आर्थिक संघ के निर्माण के विषय में सहयोग विकसित हुआ, जिसके फलस्वरूप मुद्रा यूरो का जन्म बहुत महत्वपूर्ण है। और यही 1993 की मास्ट्रिच संधि से आप यूरोपीय संघ का भी जन्म कह सकते हैं कि बाकायदा जो है यूरोपीय संघ का जिसको जन्म कहते हैं, यानी इसके बाद एक घोषणा की गई कि बधाई हो यूरोपीय संघ हुआ है। तो ये यूरोपीय संघ का आप जो औपचारिक ऐलान कह सकते हैं वही मास्ट्रिच की संधि जो 1993 में हुई, और इसके बाद मुद्रा यूरो का जन्म हुआ। यानी ये जो यूरो है ना, ये इस पूरे यूरोपीय संघ में, यानी जहां तक जो देश इस यूरोपीय संघ में शामिल हैं, उसका आप कह सकते हैं कि एक कॉमन मुद्रा है, कॉमन करेंसी है, ठीक है। और आज के डेट में यूरोपीय संघ में कितने मेंबर हैं? तो ये है, पहले तो ये 28, लेकिन जून 2019 में ब्रिटेन चला गया तो अब ये 27 है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, अगर मैं और विस्तार में बता दूंगा। तो जो ये यूरोपीय संघ है, इसमें कुल 28 सदस्य हो गए थे, लेकिन अब ये 27 सदस्य हैं, और इनकी एक कॉमन मुद्रा है यूरो। और ये बहुत स्ट्रांग मुद्रा है, क्योंकि ये इतने देशों में इसकी मांग है, जो 27-28 देश हैं वहां ये यूरो चलता है, ये यूरो वहां पर आप देकर खरीदारी कर सकते हैं। तो ये जो मास्ट्रिच की संधि है, ये यूरोपीय संघ को बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाती है, और यूरोपीय संघ धीरे धीरे एक बड़े बाजार के रूप में, साझा बाजार के रूप में निकला। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था पारस्परिक आर्थिक सहयोग बढ़ाना। इसका उद्देश्य था कि एक साझा बाजार का निर्माण करना, यानी साझा व्यापार यानी कॉमन मार्केट, कि हम जितने देश रहेंगे आपस में एक बाजार के तौर पर सहूलियत करेंगे और कोई देश दूसरे से कर नहीं अपनाएगा। जो मुक्त आवागमन है इन देशों में उसको बढ़ावा देना, ठीक है, और पूरी दुनिया में एक विकल्प के रूप में उभरना। ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य, इसका हिडन उद्देश्य आप कह सकते हैं कि जब दो महाशक्तियां एक साथ चल रही थी, अमेरिका और सोवियत संघ, तब ये इस तरह की संधियां। और अच्छा, 1992-93 आते आते तो सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो अमेरिका का एकाधिपत्य आ गया, अमेरिका का इकलौता वर्चस्व आ गया। तब ये यूरोपियन संघ का उदय हुआ कि अब हमें भी क्या करना चाहिए। जो राष्ट्र 1945 के आसपास कमजोर थे, ये सब इकट्ठे होकर मजबूत होने लगे, और उन्होंने ये प्रयास किया कि अब हम यूरोपीय संघ के रूप में एक विकल्प के रूप में दुनिया में उभरेंगे, और उभरे भी। इनका साझा एग्रीमेंट होता है, समझौता है, तो होता है दुनिया के देशों के साथ। तो ये एक महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देती है। सन 2007 में बुल्गारिया और रोमानिया भी इसके सदस्य बन गए, और वर्तमान समय यूरोपीय सदस्य कुल 27 है, मैंने आपको बताया। इस प्रकार यूरोपीय संघ यदि एक इकाई के रूप में गिना जाए तो यह विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सैन्य क्षमता के रूप में जाना जाएगा। मतलब यानी अगर हम यूरोपियन यूनियन को कोई एक देश मान लें तो दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाएगी और दुनिया के सबसे बड़ी सैन्य क्षमता मानी जाएगी। अब सोच के देखिए, जिस देश में जिस संघ में फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन ऐसे बड़े बड़े देश हैं, ठीक है, और बेल्जियम जैसे देश हैं, उन देशों को अगर आप अर्थव्यवस्था में देखें तो सबसे बड़ी हो जाएगी, और सैन्य क्षमता में देखें तो सबसे बड़ी हो जाएगी। तो हुआ ना विकल्प के रूप में एक वैकल्पिक केंद्र। तो जो अमेरिका केवल एक महाशक्ति बनकर रह गया था, महाशक्ति बनकर उभरा था, उसको चुनौती देने के लिए अब यूरोपीय संघ भी एक निकल कर आया, जिसके वर्तमान में 27 सदस्य हैं। और अगर एक इकाई के रूप में इसको गिना जाए तो ये सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सैन्य क्षमता के रूप में इसको हम मान सकते हैं, जान सकते हैं कि हाँ भाई, ये एक बड़ी है, ये सत्ता का एक वैकल्पिक केंद्र हमको देखने के लिए मिल सकता है। और ये भूमिका आप जरूर ध्यान रखिएगा कि यूरोपीय संघ जो है वो जब 1945 में मार्शल योजना 1947 के आसपास से शुरू हुई तो यूरोप के देश कमजोर थे और धीरे धीरे वो अपना विकास कर रहे थे, और विकास के साथ साथ अपनी यूनिटी भी बना रहे थे। और जैसे ही 1990 के आसपास जब सोवियत संघ का विघटन हो गया और जो बाइपोलरिटी और शीत युद्ध समाप्त हो गया, तब यूरोपियन यूनियन ने मास्ट्रिच की संधि में करके और लगभग ये सारे देश एक हो गए, और 2007 में बुल्गारिया, रोमानिया जैसे देश भी जुड़ गए, और ये 27-28 देश मिलकर पूरी दुनिया में एक बड़ी इकाई बन गए और सत्ता में या पूरी दुनिया के वैकल्पिक केंद्र के रूप में, शक्ति के वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभर के सामने आए। तो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र या शक्ति का वैकल्पिक केंद्र, आप कुछ भी कह सकते हैं, ये निकलकर सामने आए। और अभी इसमें 27 देश हैं। और जो सबसे रिसेंटली जिस देश ने, एक आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात सुनी होगी, ब्रेक्जिट से क्या हुआ? ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर जाना, इस पूरे प्रक्रिया को ब्रेक्जिट कहा गया। और 2019 में ब्रिटेन ने, वहां के नागरिकों ने रेफरेंडम के माध्यम से, यानी वोट डाल के कि हमें इसके साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, लगभग 49-51 के रेशियो में यह निर्णय किया गया कि हम, अब जो ब्रिटेन होगा यूरोपियन संघ का हिस्सा नहीं होगा, और वहां से वो निकल कर चला गया, और 27 देश अभी भी इसमें है। तो ये महत्वपूर्ण बात यूरोपियन संघ के बारे में आपको जाननी है, ठीक है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के पास प्रचुर राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक तथा कूटनीतिक क्षमता है। कोई इसमें शक वाली बात ही नहीं है भाई। उनके पास सैन्य सत्ता भी है, राजनीतिक, भाई पूरी दुनिया में राजनीति करने वाला ब्रिटेन वही है, था, अब तो नहीं है खैर, लेकिन जर्मनी, बेल्जियम, इस तरह के बड़े बड़े देश,
ठीक है, आर्थिक तथा कूटनीतिक क्षमता है। यूनियन की एकल आंतरिक उत्पाद जीडीपी जो है वो $12 ट्रिलियन है। सोचिए, इंडिया की टोटल जीडीपी 2.5 से 3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, ये एकल जो है इनका पूरा जीडीपी $12 ट्रिलियन है। इसकी अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, कोई इसमें शंका ही नहीं है। आने वाले समय में यूरोपीय यूनियन की मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर को चुनौती दे सकती है। विश्व व्यापार में यूनियन की भागीदारी अमेरिका से 3 गुनी है। ध्यान से समझिए, यही हम बताना चाह रहे हैं कि अमेरिका जो एक महाशक्ति है, जो एक शक्ति का केंद्र बना हुआ है, इसके अल्टरनेट में, इसके विकल्प में ये यूरोपियन यूनियन क्यों है? क्योंकि आने वाले समय में इसकी जो मुद्रा यूरो है ये इसको चुनौती दे सकती है, इसकी डिमांड ज्यादा बढ़ सकती है। और वैसे भी विश्व व्यापार में अगर देखें तो अमेरिका से 3 गुना ज्यादा हिस्सेदारी केवल यूरोपियन यूनियन की है। वो ठीक बात है कि यूरोपियन यूनियन के जो देश अलग अलग अगर आप उनको स्टडी करेंगे तो उनकी उतनी भूमिका नहीं है जितना अकेले जो है यूरोपियन यूनियन की भूमिका है। जिस संस्था में शुरू में 6 सदस्य थे, अब उसकी संख्या 27 हो गई है। महत्वपूर्ण बात है कि नहीं, कि जहां केवल 6 सदस्य थे, सोवियत यूनियन जो महाशक्ति हुआ करती थी वहां भी 15-20 थे, लेकिन यहां 27 सदस्य हो चुके हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन चुके हैं, जो सैन्य शक्ति में भी आगे हैं, कूटनीतिक शक्ति में आगे हैं, आर्थिक शक्ति में आगे हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि जो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र है उसमें यूरोपियन यूनियन एक बहुत बड़ा नाम है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यूरोपियन यूनियन, पहले चीन की हमने बात की, अब यूरोपियन यूनियन की बात की, और यूरोपियन यूनियन के बाद अब एक महत्वपूर्ण संस्था आती है जिसको हम कहते हैं आसियान। आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, या दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र का समुदाय। जो एशिया महाद्वीप है इसमें जो दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट एशिया है, इन देशों में जिसमें सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई सारे देश हैं, इन देशों का अपना एक संगठन है, और यह संगठन भी दुनिया में एक बहुत अहम संगठन के रूप में उभरा है। इन्होंने भी एक अपने आप को एक अर्थव्यवस्था, एक इकाई के रूप में स्थापित किया है। इन्होंने भी सैन्य शक्ति में एकता दिखाई है। इन्होंने भी दुनिया में जब शीत युद्ध आगे बढ़ रहा था उसी समय से अपनी लगातार पहचान बनाने का प्रयास किया, और आगे इन्होंने बड़े बड़े जो देश हैं, महाशक्तियां हैं, उनको अपने साथ डायलॉग पार्टनर यानी कि बातचीत का मित्र बनाया, और आज एक दुनिया में अहम स्थान रखते हैं। तो नाम से स्पष्ट है कि आसियान दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय संगठन है। ये एक रीजनल संगठन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी जो एशिया का दक्षिण पूर्व वाला हिस्सा है उसका। इसकी स्थापना सन 1967 के बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से की गई। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से कि आसियान का जो स्थापना हुआ वो बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से किया गया, यानी जो बैंकॉक में एक डिक्लेरेशन किया गया उसके माध्यम से आसियान की स्थापना 1967 में की गई। अब देखिए, शुरू में कौन था? फिलीपींस। दक्षिण पूर्व एशिया में कौन कौन से प्रमुख थे? फिलीपींस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड इसके मौलिक सदस्य यानी जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं। और इंडोनेशिया में एक जगह है जकार्ता, जकार्ता राजधानी, ठीक है। जकार्ता में इसका क्या है? हेड ऑफिस भी है, इसका हेडक्वार्टर भी है। तो फिलीपींस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड इसके मौलिक सदस्य हैं। कालांतर में दक्षिण पूर्व एशिया के 5 और देश इसमें जुड़ गए। कौन? ब्रुनेई, देखिए 1984, वियतनाम इंपॉर्टेंट देश, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। एक अक्सर कंफ्यूजन लोगों को होती है, और ये ध्यान रखिए कि इंडिया इसका सदस्य नहीं है, ठीक है, यानी भारत जो है वो इसका सदस्य नहीं है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अक्सर ये कंफ्यूजन लोगों में होती है कि भारत आसियान का सदस्य है, तो जी नहीं, आसियान का सदस्य भारत नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन से देश हो गए? एक तो हो गया फिलीपींस, एक सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड, ये 5 मौलिक देश हो गए। और बाद में जुड़े ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। तो ये म्यांमार, ब्रुनेई ये सारे हमारे अगल बगल के बिल्कुल हमारे पास के देश हैं, बिल्कुल सटे हुए देश हैं, म्यांमार तो खास करके। इसलिए हमें लगता है कि हम भी इसके सदस्य हैं, लेकिन हम ऐसा है नहीं। हाँ, हम उनके डायलॉग पार्टनर्स हैं, उनके साथ कई तरह के ट्रेड एग्रीमेंट्स हमारे भारत के हैं, लेकिन हम इसके सदस्य नहीं हैं। तो दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र समुदाय जो आसियान को हम कहते हैं, ये भी एक उभरती हुई जिसको हम कह सकते हैं कि सत्ता का वैकल्पिक केंद्र उभर कर देखने के लिए आया, बाहर निकल कर आया। और लास्ट में म्यांमार सबसे लास्ट में 1997 में लाओस के साथ इसका मेंबर बना। तो कुल इसके 10 सदस्य हैं। कितने हैं? 10 सदस्य, ठीक है। यूरोपियन संघ के कितने हैं? 27। आसियान के कितने हैं? 10। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सदस्य राष्ट्रों के अतिरिक्त इसके कई वार्ता साझीदार, जिसको मतलब डायलॉग पार्टनर्स, यानी जिनके साथ ये बार बार डायलॉग करते रहते हैं, पार्टनरशिप करते रहते हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया प्रमुख है, कनाडा, यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन आसियान का डायलॉग पार्टनर है, पूरा यूरोपियन यूनियन इकट्ठे। जापान, न्यूजीलैंड, अमेरिका, चीन, भारत, इंडिया इसका डायलॉग पार्टनर है। इतना आप ध्यान रखिएगा। भारत आसियान का सदस्य नहीं है, लेकिन इनका क्या है? एक तरह से डायलॉग पार्टनर है, वार्ता साझेदार है। कोरिया, रूस, इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में, मैंने आपको अभी बताया। तो ये आपको ध्यान रखना है।
अब आप ये देखिए, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा समुदाय जो इन बड़े बड़े देशों के साथ डायलॉग पार्टनर बना हुआ है, इसकी अपने आप में कितनी बड़ी भूमिका हो जाती है। और ये भी एक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में देखा जाना चाहिए, या आप ये कह सकते हैं कि इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए यूरोपियन संघ के बाद इस आसियान का प्रमुख रोल हो जाता है। एक और वैकल्पिक केंद्र G20 भी है। G20 के भी चर्चा आप कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ 20 नेशंस की, लेकिन वो उसकी चर्चा इसलिए भी थोड़ी सी अप्रासंगिक हो जाती है क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे देश हैं जो यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं या जो आसियान के सदस्य भी देखे जाते हैं। तो इसलिए अलग अलग अगर देखें, मतलब इसमें से कोई भी देश, ये जो आप देश देख रहे हैं, जो 10 सदस्य देख रहे हैं आसियान के, इसमें से कोई भी देश आपको यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं दिखाई देगा, और यूरोपियन संघ का जो सदस्य है वो कोई भी आसियान का सदस्य नहीं है। तो यह अलग एक केंद्र बिल्कुल है। आसियान का मुख्य उद्देश्य आर्थिक सहयोग, सबसे पहली बात, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, आपसी व्यापार में वृद्धि, यानी जो आपस के देश हैं उनके साथ व्यापार हो, तथा आसियान एवं शेष विश्व के मध्य व्यापार की बढ़ोतरी करना। यानी आसियान के अपने जो 10 देश हैं उनके बीच तो क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन होना ही चाहिए। इसके अलावा आसियान इकट्ठा मिलकर भी पूरी दुनिया से ट्रेड करे। ठीक है, अपने अस्तित्व के प्रारंभिक वर्षों में यह बहुत सुसंजित नहीं था, और वियतनाम युद्ध के बाद 70 के दशक में दक्षिण पूर्व एशिया में बदलते शक्ति संतुलन के परिप्रेक्ष्य में इसे सुसंजन प्राप्त हुआ। तो शुरू में तो पहले इतना इसका इंपॉर्टेंस नहीं था, लेकिन जब वियतनाम युद्ध हुआ और जब वहां पे अमेरिका और के साथ टकराव दिखाई देने लगा वियतनाम में, उसके बाद इन सभी देशों को यह लगा कि नहीं, अब हमें बहुत ही मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए, एक साथ हमको इस पर काम करना चाहिए और आर्थिक स्थिति भी मजबूत करनी चाहिए, और इससे आसियान की प्रासंगिकता बढ़ गई। इसीलिए आप देख सकते हैं कि ये जितने देश हैं, इन देशों के साथ इन्होंने डायलॉग पार्टनर भी बनाया और इकट्ठे मिलकर इनसे वार्ता करते रहते हैं। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। बाली इंडोनेशिया में सन 1976 में आयोजित प्रथम शिखर बैठक में अनेक औद्योगिक परियोजनाओं पर सहमति विकसित हुई। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इसकी पहली बैठक कहां हुई, बाली में हुई, और कब हुई, 1976 में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि बाली में 1976 में क्या हुआ, इसकी पहली बैठक हुई, शिखर बैठक हुई, जिसमें औद्योगिक परियोजनाओं की बात की गई। इसके अतिरिक्त इस शिखर बैठक में मैत्री और सहयोग की भी संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा आसियान के बहुत बैठकें हुई हैं, लेकिन वो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। प्रथम बैठक बाली इंडोनेशिया में हुई आसियान से संबंधित, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, इस पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं कि आसियान के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं। तो आर्थिक विकास को तेज करना सबसे महत्वपूर्ण, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करना। यानी देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आसियान का, केवल आर्थिक रूप से नहीं, सोशल और कल्चरल, सामाजिक और सांस्कृतिक भी अपने अंतःक्रियाओं को प्रोत्साहित करेगा कि हमारे यहाँ की कल्चर आपके यहाँ दिखाई दे, आपके यहाँ का कल्चर हमारे यहाँ दिखाई दे। क्षेत्रीय सहयोग के लिए दृढ़ आधार बनना, जो रीजनल कोऑपरेशन है उसके लिए एक बेस बनाना। क्षेत्र में आर्थिक और राजनीतिक स्थायित्व को सुनिश्चित करना, पूरे क्षेत्र में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, मतलब कहीं भी आकर कोई किसी दूसरे देश को प्रभावित नहीं कर रहा है, कोई देश अपने व्यवस्थाओं से बिलग नहीं हट रहा है, इसको ध्यान रखना। क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले अन्य संगठनों के साथ संबंध विकसित करना। आपको मैंने बताया कि कई देशों के साथ, जैसे यूरोपियन संघ के साथ इन्होंने डायलॉग पार्टनरशिप की हुई है, अन्य देशों के साथ ये बातचीत करते रहते हैं। तो ऐसे संगठनों के साथ संबंध बनाए रखना, उसको और विकसित करना, ये आसियान के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत कारगर साबित होंगे। ठीक है, सन 2003 में आसियान ने यूरोपीय संघ की पद्धति पर एक आसियान समुदाय की स्थापना की, जिसके 3 घटक हैं। अब ध्यान रखिए, जैसे यूरोपियन संगठन ने भी अपने कुछ समुदाय बनाए हुए हैं, आसियान ने भी बनाया हुआ है। एक आसियान का सुरक्षा समुदाय है, जहां सिक्योरिटी की बात होती है। आसियान का एक आर्थिक समुदाय है, और आसियान का एक सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय है। इन तीनों समुदाय से आप ये भी देख सकते हैं कि आसियान में क्या क्या होता है। आर्थिक रूप से भी एक दूसरे का अस्तित्व स्वीकारा जाता है और बात उस पर प्रयास किया जाता है। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से भी कि सारे एक दूसरे के सिक्योरिटी का ध्यान रखें, और सामाजिक सांस्कृतिक रूप से भी, यानी सोशल और कल्चरल रूप से भी आसियान में समुदाय बना जाते हैं। सन 1977 में अधिमानी तरजीही व्यापार समझौता, जिसको प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग कहते हैं, एक एग्रीमेंट साइन होता है, प्रेफरेंशियल, इसी नाम से जाना जाता है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है ना, ये प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट शामिल हो जाता है। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है, जिसमें क्या होता है कि एक राज्य देश जो दूसरे देशों के साथ ये एग्रीमेंट साइन करता है, उसको कुछ तरजीह दी जाती है। तरजीह मतलब क्या होता है, उसको थोड़ा प्रेफरेंस दिया जाता है, ट्रेड में कुछ छूट दी जाती है। आसियान ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट देशों के साथ साइन करता है।
तो ध्यान रखिएगा, इसको अधिमानी या तरजीही व्यापार समझौता कहा जाता है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है। ये 1977 से इस तरह की चीजें चल रही हैं। तो ये आसियान से संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं और आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस इसका दुनिया के पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में, इको पॉलिटिकल जो सिस्टम है, जो आर्थिक सामाजिक या आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र पूरी दुनिया में है, वहां ये भी सत्ता के विकल्प के रूप में, एक केंद्र के रूप में देखा जा सकता है। ये एक महत्वपूर्ण बात आसियान से संबंधित आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब जो ये प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट या जो तरजीही व्यापार समझौता है, इसके अंतर्गत अनेक वस्तुओं पर शुल्क में कटौती की गई, मैंने बताया आपको। और उन शुल्क में जैसे एक देश अगर दूसरे देश से व्यापार करेगा तो उसमें जो शुल्क लिया जाता है, जो टैक्स लिया जाता है, उसमें कमी करना। सन 1987 में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय आर्थिक विकास के लिए नई प्राथमिकताएं निर्धारित की गई। 1990 के दशक में आसियान क्षेत्रीय व्यापार और सुरक्षा के मुद्दों पर एक स्वतंत्र आवाज बन गया। तो देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा था और 1990 के बाद सब आवाज बन जा रहे हैं। 1990 के 93 के बाद मास्ट्रिच के बाद यूरोपियन संघ आ गया, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया था। यहां भी आसियान तेजी से उभरता हुआ 1990 के बाद आ रहा है। तो 1990 के बाद जो भी संगठन उभरेंगे तेजी से, उसको सत्ता का वैकल्पिक केंद्र माना जाएगा। तो इसलिए आसियान, अब ये जो सिंगापुर है, सिंगापुर में भी एक महत्वपूर्ण आयोजन हुआ, ठीक है। सिंगापुर में आयोजित आसियान के चौथे शिखर सम्मेलन 1992 में स्वतंत्र फ्री ट्रेड एरिया के विकास का निर्माण लिया गया। एक हमने पढ़ा प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पीटीए, और एक हमने पढ़ रहे हैं एफटीए, फ्री ट्रेड एरिया। तो अब ये परीक्षा में पीटीए एफटीए के नाम से पूछा जा सकता है कि भाई पीटीए क्या है, एफटीए क्या है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फ्री ट्रेड एरिया और प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट ये दोनों आसियान से संबंधित हैं। 1995 में बैंकॉक शिखर बैठक में एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया परमाणु मुक्त क्षेत्र यानी साउथ ईस्ट एशिया न्यूक्लियर फ्री जोन की स्थापना की गई। देखिए कितना महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं। शुरू किया व्यापार से, सांस्कृतिक सामाजिक समझौते से, और फिर अब न्यूक्लियर फ्री जोन बनाने की भी बात होने लगी कि भाई जो साउथ ईस्ट एशिया जो है, यहां पर क्या हो, यहां पर न्यूक्लियर फ्री होना चाहिए, यहां न्यूक्लियर एनर्जी नहीं रहनी चाहिए, यहां शांति बनी रहनी चाहिए। और ये आसियान जो है, ये बहुत बार जो है चीन को भी कई बार ये चुनौती देता है। साउथ चाइना सी में जो ये बहुत सारे इसके सदस्य देश हैं जो उस लड़ाई में शामिल हैं, जो उस द्वंद्व में शामिल हैं, जो उस तनाव में शामिल है, तो ये आसियान वहां भी एक चुनौती बनकर उभरता है। तो ये आसियान की महत्वपूर्णता है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों को इस संगठन की स्थापना दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और सांस्कृतिक गतिविधियों को तेज करने के लिए की गई। इसका घोषित उद्देश्य, देखिए आसियान का क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व, घोषित उद्देश्य क्या है, रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी को सुनिश्चित करना है, या किसी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए कितनी, इसी एक लाइन से पता लग गया कि वैकल्पिक केंद्र है। आसियान ने घोषित किया कि हम किसी विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, ना हम पूंजीवादी हैं, ना समाजवादी हैं, साम्यवादी हैं। इसका मतलब कि ये खुद अपना एक वैकल्पिक केंद्र बन रहा है। ये खुद कह रहा है कि हम जो है अपने में, हम किसी विचारधारा के लिए प्रतिबद्धित नहीं है, हम सबके लिए ओपन है और हमारी अपनी एक विचार प्रतिबद्धता है। यह एक गैर सैनिक ऑर्गेनाइजेशन है। ये जरूर ध्यान रखिए कि ये नॉन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, नाटो जैसा नहीं है कि मिलिट्री पे हम हमला करेंगे और अपने ऊपर हमला मानेंगे, ऐसा नहीं है। ये गैर सैनिक ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये इन्होंने घोषणा की है कि हम किसी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धित नहीं है। जो संघर्ष की नीति में विश्वास नहीं करता, पामर आर पार्किंसन ने इसे दक्षिण पूर्व एशिया का आर्थिक संगठन माना है। तो ये महत्वपूर्ण एक पर्सनालिटी है पामर आर पार्किंसन। उन्होंने कहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया का, यानी एशिया में भी साउथ ईस्ट एशिया का एक आर्थिक संगठन यानी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये एक आर्थिक संगठन के रूप में ही पूरी दुनिया में प्रख्यात है, लेकिन इसका जो बढ़ने का तरीका है, इसका जो संगठन है, पूरी दुनिया से जो वार्ता और साझेदारी का जो प्रक्रिया है, इसने इसे सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभार दिया है। ठीक है। आसियान को विकासशील जगत का सर्वाधिक सफल आर्थिक संगठन माना जाता है। विकासशील यानी कि जो डेवलप हो रहा है, ये सबसे सर्वाधिक सफल आर्थिक संगठन माना जाता है। इसके द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया की एक साझी पहचान, कलेक्टिव आइडेंटिटी विकसित की गई है। इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी दक्षिण पूर्व एशिया को एक कलेक्टिव पहचान देने में आसियान ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह आसियान की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। ठीक है, तो आसियान के बारे में ये एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान में रखनी है और इसको आगे लेकर चलना है। अब स्टूडेंट्स, एक और महत्वपूर्ण जो इस पाठ्यक्रम में देखने के लिए मिलता है, जो अंतिम भाग है इस चैप्टर का, और वो है कि भारत चीन के परिवर्तित होते संबंध। मैंने भारत चीन के आर्थिक रूप से थोड़ा बहुत तुलना आपको शुरू में ही बताया था कि किस तरह से चीन उन्होंने 70 के दशक के बाद अपने अंदर उदारवादी नीतियां अपनानी शुरू की। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो एक बाजार स्टालिनवाद पर आधारित थी, उसको अपनानी शुरू किया उन्होंने।
और हम 1990 तक एक तरह से हम उदारवादी नीति नहीं अपने अपनाई, कठोर नीति अपनाई थी, बाद में उसको परिवर्तित किया। तो अर्थव्यवस्थाओं का अंतर तो लगभग आपको समझा दिया मैंने, लेकिन जो संबंध है भारत और चीन के भी जानने जरूरी है। लगभग एक साथ दोनों देशों को आजादी मिली थी और शुरुआती के दौर में हमने प्रयास भी किया, दोनों देशों की तरफ ऐसा दिखाई पड़ता है, ऐसा प्रतीत होता है कि साझेदारी बनाने का एक प्रयास हुआ, एक संबंध बनाने का प्रयास हुआ। और आजादी के बाद जब दोनों देश नए नए आजाद हुए थे तो भारत चीनी भाई भाई के भी नारे लगाए जा रहे थे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण था जो 1954 में एक समझौता आपको देखने के लिए मिलता है, पंचशील का समझौता। पंचशील, जिसको सीनो इंडिया एग्रीमेंट कहते हैं। सीनो इंडिया एग्रीमेंट, सीनो ये चाइना के संदर्भ में यूज किया जाने वाला वर्ड है। ये 1954 में पंचशील आया और उसमें 5 मुद्दों पर एक समझौता बनाने की बात की गई। उसमें शामिल मुद्दे थे कि जैसे दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे, दोनों देश एक नॉन एग्रेशन यानी एग्रेसिव नहीं होंगे, यानी कि किसी एक पर चढ़ाई करने या आक्रोशित नहीं होंगे एक दूसरे पर। इसके अलावा जो आंतरिक मामलों है इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, म्यूचुअल कोऑपरेशन यानी एक दूसरे के साथ समझौता बना के रखेंगे आपसी विकास के लिए। और अंतिम में था कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस यानी कि जो सह-अस्तित्व है, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की भावना का निर्माण करेंगे। ये 5 ऐसे मुद्दे थे जो पंचशील के हिस्से थे और ये एक बड़ा मील का पत्थर माना जाने लगा कि भाई भारत चीन के संबंधों में बड़ी योजना है और ये बड़ी समझौता है और इससे कोई समस्या दोनों के देशों में नहीं आएगी। लेकिन इसको पहला झटका लगा 1962 के भारत चीन के युद्ध के साथ। 1962-61 में भारत चीन का युद्ध आप देखते हैं और वहां पर जो युद्ध आपको देखने के लिए मिला वो हिमालयन क्षेत्र के एरिया में देखने के लिए मुख्यतः रूप से मिला, अक्साई चीन वाला जो इलाका था। और वहां पर ये जो भारत चीन के संबंध है उस पर एक छोटा सा धक्का दिखाई देता है। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि एक शीत युद्ध जैसी स्थिति लगभग बनी रही भारत और चीन के बीच में भी, और कोई डायरेक्ट वार नहीं हुआ, डायरेक्ट लड़ाई तो नहीं हुई, लेकिन आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से दोनों देश एक दूसरे को चुनौती देते भी रहे हैं और हाल के दिनों में भी देखते रहे हैं। इसमें कुछ पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक भी प्रभाव और बदलाव देखने के लिए मिले। बहुत सारे राष्ट्राध्यक्षों की एक दूसरे के साथ दौरा भी हुआ, समझौता भी हुआ, ये सारी चीजें भी देखने के लिए मिली। तो भारत और चीन एशिया के 2 महान राष्ट्र हैं। जनसंख्या, मानव संसाधन और क्षमता की दृष्टि से ये एशिया के किसी भी देश से आगे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला कंट्री है, भारत दूसरे नंबर का है। अर्थव्यवस्थाओं में भी अगर पूरे एशिया में देखा जाए तो पहले दूसरे नंबर पर ये है। पंचशील भारत और चीन दोनों द्वारा 28 जून 2004 को पंचशील समझौते की 5वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो 2004 में 50 साल मनाया गया पंचशील समझौता का। और बीजिंग में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए चीन के प्रधानमंत्री ने कहा भी कि ये जो है सिद्धांत भारत चीन के संबंधों का आधार बना हुआ है और आगे भी रहेगा। कहने का मतलब यह है कि ये जो पंचशील समझौता हुआ और जो इसका 2004 के बाद 50 साल मनाया गया और चीन के प्रधानमंत्री ने इसको रिकॉग्नाइज किया, तो ये दिखाने का प्रयास या ये दिखाई पड़ता है कि पंचशील के जो 5 प्रिंसिपल्स थे उस पर चलने का प्रयास किया जाए तो दोनों देशों में संबंध ठीक बने रहेंगे। लेकिन चीन के प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि चीन का लक्ष्य शांतिपूर्ण ढंग से तेजी से आगे बढ़ना है। ये मैं आपको एक बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि बता रहा हूं कि भारत चीन संबंधों की जब बात होगी, कोई सिलेबस का पार्ट है, तो आप पंचशील को डिस्कस के बिना आगे नहीं जा सकते। तो पंचशील का नाम अगर क्वेश्चन में आता है कि किन 2 देशों के बीच में है, तो भारत और चीन के 2 देशों के बीच का ये समझौता है जो 1954 में किया गया था। इस नीति का जो अच्छे पड़ोसीपन और विश्वपरक दायित्व है, माने अच्छे पड़ोसीपन, ये जो पंचशील का पूरा समझौता था पंचशील नीति का, उसमें अच्छे पड़ोसीपन की बात दिखाई देती है। फिलहाल चीन भारत के साथ अपने संबंधों से संतुष्ट है, लेकिन किसी तनाव के बीच पूर्णतः संतुष्ट आप नहीं कह सकते। इस तरह के तनाव बीच बीच में देखे जाते हैं जो भारत चीन संबंधों पर विचार करने के लिए भी जरूरत महसूस होती है। जैसे अभी हाल में डोकलाम का मुद्दा हुआ था, तो इस तरह के मुद्दे चलते हैं। नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा, अगर आप देखें मई 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा भी संपन्न हुई। तो ये उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, यानी एक बार कभी तनाव होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनकी 2015 में चीन की यात्रा हुई। फिर चीन के जो शी जिनपिंग जो राष्ट्रपति हैं उनकी भी भारत यात्रा हुई। ठीक है, दोनों देशों के मध्य वार्ता के परिणाम स्वरूप 24 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौते रेलवे, खनन, पर्यटन, अंतरिक्ष अनुसंधान तथा व्यावसायिक क्षेत्र से संबंधित हैं।
यानी आपको यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हाल के वर्षों में भी भारत और चीन के बीच में समझौते, व्यापार, आर्थिक आदान प्रदान, राजनीतिक आदान प्रदान की स्थितियां चलती रही हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी दौर आया है जब दोनों देशों के बीच में तनावपूर्ण स्थिति बनी है। यानी मिला जुला राजनीतिक और आर्थिक जो है संबंध भारत और चीन के बीच में देखा जाने लगा है। ये आप देखेंगे तो 1954 में जहां एक बार पंचशील समझौता हुआ, बाद में 1962 में एक युद्ध देखने के लिए मिलता है, फिर दोनों देश अपने अपने रास्ते आगे चलते हैं और फिर ऐसा दिखाई पड़ता है कि कुछ तनाव की स्थिति बन रही है। और भारत में खास करके जो उत्तरी भारत है और जो अरुणाचल प्रदेश का जो इलाका है, अक्सर ये देखा जाता है कि वहां कुछ तनाव जैसी स्थिति बनी रहती है और ये भारत चीन संबंधों के लिए एक चिंता का विषय देखा जाने लगा है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जो बातें हैं ये आपको ध्यान रखनी है। और जो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र पूरी दुनिया में हैं वो यूरोपीय संघ, आसियान, चीन, ये 3 देशों को देखकर दिखाई पड़ता है। एनसीईआरटी में भी इन 3 संगठनों या राष्ट्रों की बात की गई है कि किस तरह जब शीत युद्ध समाप्त हुआ तो शीत युद्ध के समाप्ति के बाद चीन का विकास होने लगा, चीन के विकास के बाद यूरोपीय संघ और यूरोपीय संघ के साथ साथ आसियान, इस तरह के वैकल्पिक केंद्रों का विकास हुआ। और इसी पार्ट का महत्वपूर्ण बात भारत चीन का संबंध भी है, जिसका मैंने एक छोटा संक्षिप्त आपको विवरण दिया कि आजादी के बाद पंचशील का समझौता हुआ, उसके बाद चीन ने लगभग उसका अतिक्रमण करते 1962 में लड़ाई की स्थिति दिखाई दी। उसके बाद फिर भारत के प्रधानमंत्री का दौरा, वहां के राष्ट्रपति का दौरा, कुछ प्रयास करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसके बाद फिर डोकलाम जैसी समस्याएं और कुछ तनावपूर्ण स्थितियां भी देखने के लिए मिली, जो एक मिला जुला भारत चीन का संबंध को दिखाई देती हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है कि चीन और भारत दोनों एशिया और विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और आर्थिक रूप से भी इन दोनों का टकराव हमेशा देखने के लिए, या आप कह सकते हैं कि एक प्रतिद्वंदिता देखने के लिए इनमें मिलती है, दिखाई पड़ती है। तो ये इस तरह से महत्वपूर्ण जो पूरा चैप्टर था वो हमने एक समराइज करके रिवाइज करने का प्रयास किया। बड़ा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। शीत युद्ध के बाद सबसे प्रासंगिक चैप्टर है, मिलता जुलता, कि शीत युद्ध जब 1990 में खत्म हुआ तो किस तरह इस सत्ता के वैकल्पिक केंद्र की बात की जाने लगी। तो इस तरह से हमने इस पूरे चैप्टर को रिवाइज किया। इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी आगे के वीडियो सेशंस में करेंगे। एक महत्वपूर्ण आपको जरूर सूचना देनी है बच्चों की कक्षा 6 से 12 तक के लिए मैग्नेटिक ब्रेन्स हिंदी बिल्कुल मुफ्त में आप लोगों के लिए लेकर आया है, सभी विषयों पर आधारित वीडियो क्लासेस, जिसमें आप सभी पाठों को, सभी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं, उनसे संबंधित एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, उनसे संबंधित और बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी देख सकते हैं, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए, चाहे आप किसी बोर्ड से बिलोंग करते हो, आपको बहुत मदद मिलने वाली है हिंदी मीडियम के माध्यम से। आपको करना यह है कि आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम इस तरह की और वीडियोस और कक्षाएं आपके लिए लेकर आ सकें और भी स्टूडेंट्स जो अलग अलग बोर्ड से हैं उनको इसका लाभ मिल सके। तो स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।